नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे सेगमेंट पर जो हर किसी एस्पिरेंट को रेडी करना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। अगर हम देखें कि पॉलिटिक्स सेगमेंट में या हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेगमेंट में, तो सामान्यतः ये कहा गया है कि 200 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें अगर आप बेहतर तरीके से प्रबंधन कर लें तो वहाँ से प्रश्न आने की जो मूलभूत प्रवृत्ति है प्रत्येक वर्ष, वो आराम से उनको टैकल कर पाएंगे। यूपीपीसीएस का अगर एग्जाम देखें तो 28 मई को प्रस्तावित है प्रीलिम्स का, और 14 मई को प्रस्तावित है ध्यान रखना यूपीपीसीएस का, और 12 फरवरी को प्रस्तावित है बीपीएससी का। तो बाकी जितने एग्जाम हैं इन सब में ये सीरीज बहुत लाभान्वित तरीके से आप उसका लाभ उठा पाएंगे। जैसा अगर हम पॉलिटी सेगमेंट पे डिस्कशन करें तो एक ऐसा आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूँ, दिखेगा, जहां आपको ये देखने को मिल पा रहा होगा कि यहाँ से जो प्रश्न है प्रत्येक वर्ष कितने आते हैं। लास्ट में 5 से 6 सालों का डाटा मैंने कलेक्ट किया और उसमें जाना कि यहाँ पे अगर पॉलिटी सेगमेंट पे देखें तो लगभग मुश्किल से ये 20-22 टॉपिक ऐसे हैं, ध्यान रखना, जहाँ से प्रश्न ही आते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक प्रश्न आया है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो यहाँ पे साइलेंट फीचर से 3 प्रश्न आया है। तो अगर आप इन सबको एवेलुएट करें और इसमें जानें तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं ये जान पाएंगे कि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर हम पार्लियामेंट के एस्पेक्ट में जाएंगे, देखो 23 क्वेश्चन है। अब सोचो 5 वर्षों में अगर 23 क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में, तो 3 से 4 प्रश्न एक प्रत्येक वर्ष आता है। अरे वाह, क्योंकि ये तुमने देख लिया कि डायरेक्शन देख लिया कि भैया यूनियन से कितना 10 प्रश्न आ रहा है, ये इलेक्शन से कितना प्रश्न आ रहा है, बॉडी से कितना प्रश्न आ रहा है, इमरजेंसी से कितना प्रश्न आ रहा है, ड्यूटी से 4 प्रश्न आ रहा है, राइट से कितना 7 प्रश्न आ रहा है। अगर हम इनको 22-23 टॉपिकों को 1 बाई 1 करके एनालाइज कर लें और उनके आने वाले प्रश्नों को जान लें तो आपके दिमाग में एक फिल्म नुमा कहानी बन जाएगी कि भैया मुझे प्रश्न को पहले जहां से टॉपिक ज्यादा आते हैं वो मुझे रेडी करना है। आपको 100 में से यूपीएससी में जाएंगे तो 85 क्वेश्चन सही करने हैं। 50 में से जहां पे 15-20 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से आते हैं, ध्यान रखना। तो आपके दिमाग में कुछ पिलर्स होने चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। यूपीपीसी की तरफ जाएंगे तो वहां भी आपको क्या कह सकता है कि 150 में से 100 क्वेश्चन तक ही सही करने होंगे। तो वहां अगर 20 क्वेश्चन के आसपास अगर पॉलिटी से आ रहा होगा तो आपको टॉपिक मार्क करना पड़ेगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मेन टॉपिक किसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम की जो तैयारी है 2 लेवल पे होती है, एक सिलेबस बेस्ड और एक एग्जाम बेस्ड। तो एग्जाम बेस्ड तैयारी लास्ट में होती है, सिलेबस तो आपने कर चुके होंगे। सिलेबस का मतलब कि आप सिलेबस पूरा पढ़ लिए, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, नोट्स पूरे पढ़ ली, एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, लेकिन अब जरूरत है उन टॉपिक को मार्क करने की। ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, ध्यान रखना। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में जो प्रश्न बन पा रहे हैं उनके बनाने का तरीका क्या होता है, प्रश्न बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो हमने पढ़ा है जिस टॉपिक को लेते हुए वो मूलभूत तरीके फैक्ट याद कर लिया हो, उसमें कंसेप्ट नहीं आता हो, या कंसेप्ट याद कर लिए तो फैक्ट नहीं आता हो। तो यूपीपीसीएस में अभी भी थोड़ा कुछ फैक्ट पे काम करता है, लेकिन अपने फैक्ट की दिनचर्या को वो कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, कंसेप्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें दोनों तरीकों को समझते हुए मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर ध्यान रखना। आपके सामने प्रीवियस की सीरीज आ चुका हूँ। आज मैं किसी एक टॉपिक पे बात करूंगा, कल किसी नेक्स्ट पे करूंगा, ऐसी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सबकी आपकी आ जाएंगे। तो यहाँ से आपके बाद दिमाग में बन जाएगा डाटा। तो यदि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आप लाभान्वित हो पा रहे हो, मेरे इस प्रयास से कहीं ना कहीं छोटा सा भी अंश भी अगर आपको आगे बढ़ने के लिए गति दे रहा है, ध्यान रखना, तो जरूर एक दूसरे लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाइएगा। और यहाँ से हम लोग डिस्कशन करते हैं टॉपिक पर जिसका नाम है ड्यूटी, ध्यान रखना, जिसका नाम है ड्यूटी। इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं आपके सामने और डायरेक्टली दिखा रहा हूं, ध्यान रखना। जहां यूपीएससी की धर्मशाला से निकला हुआ वो प्रश्न लेके आया हूं, ध्यान रखना। सारे प्रश्न दिखा दूंगा कि कौन सा प्रश्न कब आया है। 2017 में ये प्रश्न देखने को मिला है जो यूपीएससी ने, ध्यान रखना, अपने कर्तव्य से दिया है। अब ये प्रश्न क्या दिया देखिएगा, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। देखेगा ये क्या कर रहा है, कंसेप्ट से प्रश्न आ रहा है, और कंसेप्ट से प्रश्न कैसा आ रहा है इसको भी समझने का प्रयास करें। ये आपसे बेसिक बातें नहीं पूछ रहा है, यहाँ एडवांस बातें पूछ रहा है कि भाई राइट्स में और ड्यूटी में क्या संबंध है। तो इसके लिए तुम्हारे दिमाग में जब तक फिल्म नहीं होगी तब तक चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। भैया हमारे पास राइट्स कौन देता है, जनता के पास होते हैं कि भैया जनता अपने अधिकार रक्षा करने के लिए जा सकती है अपने वहाँ कोर्ट में। लेकिन ड्यूटी क्या है, ड्यूटी भी जनता को दिए गए, भैया तुम सब कुछ तुमको दे दिया गया, डीपीएसपी तुम्हारी रक्षा करेंगे, सरकार को दे दिए गए कि भाई तुम इनके लिए कानून बनाइएगा। लेकिन ड्यूटीज क्या है, जनता को दिए गए हैं, जो अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, समुदाय के प्रति, भाईचारे के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति जो जनता को स्वयं करने पड़ते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या करना, संबंध पूछना चाह रहा है। तो यानी एक प्रकार से कहा जाए क्या संबंध है, बात कर लेते हैं। राइट आर कोलैबोरेटिव विद ड्यूटीज, ये हो सकता है, लेकिन चलते हैं आगे बढ़ने के साथ साथ। क्या लिखा, राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट सोसाइटी एंड ड्यूटी, ध्यान रखना। अधिकार व्यक्तिगत होते हैं इसलिए समाज और कर्तव्य स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है, बंधे हुए हैं। पहली बात तो इसको राइट रॉन्ग करिएगा।
राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट। देखो दोनों ही आपस में इंटरलिंक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से ध्यान रखना उनको पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन, बिल्कुल सही बात है, कर्तव्य नहीं उन्नति के लिए है लेकिन नागरिक, इन सबको गलत कर दीजिएगा। ड्यूटी नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी कर्तव्य अधिकार नहीं राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कर्तव्य मतलब कर्तव्य नहीं, अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। यार क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ से अगर हम इस सापेक्ष में जाएं तो क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पे एफआर में और एफडी में अंतर पूछ रहा है, इस संबंध पूछ रहा है। कभी वो डीपीएसपी में अंतर पूछेगा, कभी वो एफआर में अंतर पूछेगा, यहाँ संबंधों में उल्लेखित करेगा। जब मैंने, जिनको लगता है कि ड्यूटी नहीं पढ़ी है, जाइए चैनल पे, वो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वो वहाँ से पढ़ने के बाद सारे प्रश्न जो समाहित हो पा रहे हैं आराम से टैकल कर पाएंगे। ड्यूटी होती क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, इसका आलोचनात्मक वर्णन कैसे कर सकते हैं। हमारे पास 10 ड्यूटी पहले थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के उपरांत, जो है 10 ड्यूटी को अमेंडमेंट किया गया 42 अमेंडमेंट 1976 में, आज वो 11 हो चुकी हैं। वो कौन कौन सी ड्यूटी हैं जो हमें करनी होती हैं, या उनका महत्व क्या होता है, या आज वर्तमान में उनका परिदृश्य में क्या भूमिका है, सब यहाँ लिखा हुआ है, जाके देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन करिए, बड़ा मजा आ जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में सही है। ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में कौन सा सही है। देखिए, कर्तव्य को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं की गई है। वे कानूनी कर्तव्य से संबंधित है, कानून से कोई इनका कोई मतलब नहीं, लेकिन कानून में हेल्प करते हैं कि ये समस्या ऐसा ना हो कि ऐसे हो जाए। तो यानी आपसे क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये बड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया। करेक्ट पूछा गया तो दोनों ही गलत हैं, ध्यान रखना। तो यानी दोनों गलत होने के बाद ध्यान रखना आप क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, इसमें डी लगाएंगे, डी दोनों ही सही नहीं है। अगर एक इनकरेक्ट पूछता तो दोनों ही सही हो जाते हैं, यहाँ पे इसका सी आंसर बन जाता। तो एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखते चलना है कि प्रश्न को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडिया सिटीजन। ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से कर्तव्यों से हैं। अब मजे की बात सोचिएगा, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि का विकास करना, बिल्कुल वह है, हमने कल्चरल हेरिटेज को क्या करना, बनाना है। कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, यहाँ जस्टिस की कोई बात ही नहीं की गई है, नॉर्मली बात है, जस्टिस की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है। अब ये टेक्निक समझिएगा, करेक्ट आंसर आपसे पूछा है, अब सोचो दूसरा गलत हो चुका है, तो आप पहले इसको एलिमिनेट कर लो। अगर तुम्हें थर्ड फोर्थ भी नहीं आता इस प्रश्न का आंसर, तब भी आप सही कर जाओगे। कैसे, अगर 2 गलत हो चुका तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी 2 ऑप्शन गलत हो चुका तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। तो एक ही ऑप्शन बचेगा जहां 2 नहीं है, तो दैट इज योर आंसर इज सी। तो इसे एलिमिनेट मेथड कह सकते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न यूपीएससी में जाएं या यूपीपीसीएस में जाएं, लगभग 30-40% ऐसे प्रश्न होते हैं जहां एक पॉइंट पता होने से, ध्यान रखना, आप कर सकते हो। तो यानी दैट इज योर आंसर इज सी। बट टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पीड ऑफ द इंक्वायरी, बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक सोच के साथ हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। ठीक है, द स्ट्राइव टू वर्ड द एक्सलेंस इन द स्पेस ऑफ द इंडिविजुअल इन कलेक्टिव एक्टिविटीज, बिल्कुल ठीक बात है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति के लिए ध्यान रखना प्रयास करने चाहिए, दोनों ही कर्तव्य हैं। तो दैट इज योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहां से प्रश्न जो पूछा 2014 में, सारे प्रश्न लिखे हुए कहां से कब पूछेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, इसके बारे में समझने का प्रयास करें कि जब हम लोग मूल कर्तव्य की आलोचना पढ़ते हैं तो वहां जानते हैं कि ऐसे कुछ मूल कर्तव्य और होने चाहिए थे, जैसे जनसंख्या वाला मूल कर्तव्य होना चाहिए था, भी लगातार नहीं इतनी बढ़ानी है, मतदान सबको करना चाहिए, ये भी होना चाहिए था, और भी ऐसे कि टैक्स सबको पे करना चाहिए था, भाई अमीर आदमी ही क्यों टैक्स पे करे, गरीब आदमी क्यों टैक्स नहीं कर सकता, क्या उसके आधार पर टैक्स पे करना चाहिए था, भाई एक आदमी 10 रुपये कर रहा है उसको 25 पैसे तो करने चाहिए कम से कम ना, गरीब के ऊपर बोझ थोड़ी कि मेहनत करके ज्यादा कमाता इसलिए टैक्स पे कर रहा है। तो यानी यहाँ पे कुछ ऐसे मूल कर्तव्य और भी होने चाहिए, तो जुड़ने चाहिए थे, जो आलोचना में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें एक कर्तव्य क्या है, चुनावों मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं, यहाँ इसको आलोचना में पढ़ते हैं, बाकी ये मूल कर्तव्य हैं। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि हमें ये समझना चाहिए बेटा कि यहाँ पूछा क्या गया है, नोट पूछा गया है। अगर यस पूछा होता तो ये तीनों सही हो जाते, लेकिन नोट का मतलब है कि पहला क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, क्या देखिए विच ट्रू किसके एस्पेक्ट में, 42 अमेंडमेंट के एस्पेक्ट में 1976 में जो किया गया था। आपको पता है कि स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना करने का पर्पस ये था कि लोगों को, जनता को बताया जाए कि तुम्हारा भी ये दायित्व बनता है कि तुम्हें देश के लिए, राष्ट्र के प्रति, समाज के लिए, संविधान के प्रति, या किसी तरीके से एक प्रकार से सही तरीका पर्यावरण या वातावरण बना के रखना है। जब देश गुलामी की जंजीरों के साथ साथ ध्यान रखना
जकड़ा हुआ है, आज भी, पहले भी जकड़ा हुआ था, लेकिन आपातकाल से गुजर रहा था, तो वहाँ जनता को बताने के लिए लिया गया। तो नॉर्मली बात है कि भैया यहाँ 42 अमेंडमेंट से क्या बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से प्रश्न है, आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वां अमेंडमेंट के माध्यम से कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को लिखाएंगे पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, ये जोड़ दिया गया। तो बिल्कुल सही बात, 10 जोड़ा गया। और बोला गया कि 11 जो जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है, 86 में, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछ रहा है, करेक्ट कोड पूछा, यानी तीनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी बन जाएगा, राइट। आगे चलते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अनुच्छेद 51 एक गैर साविधिक कर्तव्य, धन गैर साविधिक कर्तव्य, समझिएगा। साविधिक और संविधानिक और संविधानिक में क्या अंतर है, इसको समझाऊंगा आपको मैं। कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके होने की वजह से ये पहला रोग हो चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहले समझो, करेक्ट पूछ रहा है। अगर पहला वो करेक्ट पूछ रहा है तो बड़े मोहब्बत के साथ प्यार से बता दो, अगर पहला इनकरेक्ट है और वो करेक्ट पूछ रहा तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लगा लो एलिमिनेट मेथड करके, ध्यान रखना आंसर क्या बन जा रहा है, सी बन रहा है। तो जब ऐसे प्रश्न एग्जामिनर देता है तो मैक्सिमम अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी फिल्म बनी है तो एक पॉइंट को देख के उसके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर सजा दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है। मान लो कोई झंडा को जला रहा है, संविधान के ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे बर्मा का समिति के द्वारा, ध्यान रखना 1999 में रिपोर्ट भी पेश किया गया कि ऐसा कुछ करेगा तो दंड भी दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ विशिष्ट कर्तव्य के उल्लंघन के लिए संसद दंड निर्धारित कर सकती है। भाई संसद बैठी ही कानून बनाने के लिए है, और दंड अगर वो इंप्लीमेंट लॉ नहीं बनाएगी तो उसका काम क्या होगा, तो लॉ बनाने का काम क्या संसद का है, और कर्तव्य को अगर संसद ने जोड़ दिया है तो कानून बनाने का काम भी किसका है, पार्लियामेंट का ही है। और कर्तव्य ये तो है नहीं यूपी के अलग होंगे, बिहार के अलग होंगे, इस कर्तव्य पूरे भारत के एक जैसे ही हैं, ध्यान रखना। तो एक जैसा कौन नियंत्रण करता है, केंद्र सरकार कहाँ बैठती, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट नॉर्मली बात है ना, कानून बनाने के लिए ही बनाई गई लेजिस्लेचर हमारी, दैट इज आंसर इज ये। तो आंसर क्या है आपका 2 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 86 अमेंडमेंट में हम लोगों ने कहा चाइल्ड कितने तक आएंगे इसकी एज में। देखो 3 पॉइंट को समझने का प्रयास करें। हमारे पास एफआईआर होता है, आर्टिकल 21 यही कहता है कि सबको अधिकार है सक पढ़ने का, और उसके बाद डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी आर्टिकल किसमें आप बोलेंगे सर, 45 में यही कहा गया है कि भैया सभी बच्चों को राज्य का दायित्व बनता है कि उनको शिक्षा प्रदान की जाए, राज्य का एक दायित्व है, ड्यूटी है, कर्तव्य है राज्य का, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 के तहत। अब सोचो ये जनता को दिए गए, भैया तुम्हारा अधिकार ले लो, तुम्हारे पास है ये, सरकार इसका कोई शोषण नहीं करेगी आपसे, ये राज्य को दिया जाएगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा दबाव बना के। अरे यार लल्ला सोचो, यहाँ पे सरकार ने स्कूल खोल दिया, टीचर भेज दिए, किताबें भेज दी, सब कुछ भेज दिया, लेकिन यहाँ घर में बैठा हुआ मुन्ना तुम यहाँ से यहाँ तक नहीं भेज सकते भाई। तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि अपने मुन्ने को यहाँ से यहाँ तक भेजो, मुन्नी को यहाँ से यहाँ तक भेजो। तो यानी अपने बच्चों को पढ़ाने का दायित्व तुम्हारा भी है। तो ये किस में डाल दिया गया, यही डाला गया फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें ध्यान रखना। तो अब किसी एज में डाला गया, तो 6 से लेकर 14 साल तक की सारी व्यवस्था ध्यान रखना। इसमें जो 86वां अमेंडमेंट हुआ 2002 में, उसमें कह दिया गया कि भैया यहाँ इसमें इतने साल तक के बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ाएंगे, ये तुम भेजो, हम पढ़ाएंगे, दायित्व तुम्हारा भेजने का है, बाकी पढ़ाने का दायित्व हमारा है, ध्यान रखना, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डाई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए पर्यावरण की बात संविधान के अंतर्गत 2 बातों में की गई है कि राज्य का भी एक ड्यूटी है, दायित्व है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करे और समय समय पर प्रोत्साहन करने के लिए कुछ योजनाओं के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से कार्य भी करे। तो वो अगर हम डीपीएसपी में जाएंगे तो आर्टिकल 48 का क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण की 48 क्या कहता है, बात कर लेता है। और कर्तव्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां कर्तव्य में भी क्या करता है, यहां से वो बात कर लेता है। तो कर्तव्य में बेटा यहां से वो बात करता है, राइट। तो कर्तव्य कहां है, आर्टिकल 51 में। तो अगर हम ये सोचें कि 51 में यहां बात की गई है, क्योंकि कर्तव्य 3 प्रकार के होते हैं, एक नैतिक कर्तव्य होते हैं, विशेष कर्तव्य होते हैं, राजनीतिक कर्तव्य होते हैं। तो जो विशेष कर्तव्य है वहां कहा गया कि पर्यावरण सभी का मुद्दा है, सबको रक्षा करनी है, सबको पर्यावरण को बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन के एस्पेक्ट में जाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। दैट इज योर आंसर इज सी। तो देखा हम लोगों ने यूपीएससी के अभी तक 5 साल में उस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को भी टैकल किया। साथ में हमने ये जाना कि इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है। साथ में हमने ये भी जाना कि प्रश्न आने की प्रवृत्ति कैसी होती है। और यदि इस टॉपिक से अगर मान लीजिएगा जो ये प्रश्न यूपीएससी ने दिए हैं वो आपको एक साथ मिल जाए, तो पॉलिटी के ऐसे 20 से 22 टॉपिक अगर यहाँ से लास्ट में मिल जाते हैं और समझ जाते हैं, फिर देखना तुम क्वेश्चन करोगे चुटकियों में। तो यदि आप इस स्कीम से, इसकी योजना से, इस प्लानिंग से आप सेटिस्फाइड हैं और आप इसको लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जरूर शेयर करिएगा, जिससे ध्यान रखना दूर दूर तक जो आवाज़ है
वो जो क्रांति है, जो आंदोलन है, वो पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और यदि लगता है कि इस टॉपिक को तुम नहीं पढ़ पाए तो जाइएगा वीडियो में जाके, मूल कर्तव्य मैंने पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखना, बहुत मस्ती के साथ पढ़ा रखे हैं। उसको पढ़ने के बाद इन प्रश्नों से इनको भी टैकल कर पाओगे, जो नए प्रश्न बनेंगे उनको भी आप मैनेज कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।